अच्छा बेटा, ये जो यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन दे आर रिलेटेड विद द गैसेस। इस यूनिट को अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था। थोड़ा सा क्विकली चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, फिर आज ही हम इसे ख़त्म करते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास आइडियल गैस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसमें बेसिकली जो तीन हमारे पास मेन पॉइंट थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड, कोलिजन से रिलेटेड। फिर मैंने आपको एमसीक्यूज बताए थे, कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज आइडियल और विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। डिपेंड करता है आइडियल की कंडीशंस क्या होती हैं बेटा आपके पास। फिर बेटा हमने गैस ला पढ़े थे, ये डायरेक्ट मैंने आपको कहा था कि कोर्स आउटलाइन में मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली आपने देखा कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए दीज आर कंपल्सरी, और प्लस ये ओ लेवल आईजीसीएसई फिजिक्स में आपने पढ़े हुए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे के सारे आपको डिटेल में, इसमें डिफरेंट हमने टेम्परेचर का वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, ये सारे हमने पढ़े। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा बेटा। फिर बेटा उसके बाद मैंने आप लोगों को एवोगैड्रोस लॉ भी बताया, कंबाइंड गैस लॉ बताया। इससे रिलेटेड बेटा हम लोगों ने वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है जी, अच्छा अभी वो मेरे पास वर्कशीट नहीं है। फिर इसके बाद, बल्कि एक मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास यूनिट 4, यस, ये बेटा हमने इसकी वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन किए थे रिलेटेड विद दैट। इसके दो पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने आप लोगों को बताया था ये इस तरीके से। फिर बेटा हमने आइडियल गैस इक्वेशन की, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड बेटा हम लोगों ने फिर वर्कशीट से क्वेश्चन किए थे कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, थ्योरी के क्वेश्चन थे। अच्छा ये यूनिट था जी। इसमें ये देखें बेटा, वॉल्यूम एग्जामिनर पूछ रहा होता है आपसे, डिफरेंट गैस के बारे में पूछ रहा है, ये बेटा आपके पास था। तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे। ठीक है जी, कि हमारे पास क्या हो सकता है जी। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी हमने देखे थे, कुछ एमसीक्यूज भी देखे थे, ये सारी चीजें। आज बेटा दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, और फिर भी बेटा आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को, ये मैंने यहाँ पे ये वर्कशीट रखी हुई है, किसी भी बच्चे को प्रीवियस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर लूंगा बेटा। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे ना, आज हमारा बहुत ही सिंपल सी चीजें हमने पढ़नी है। ये यूनिट मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास फिनिश हो चुका है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने इस यूनिट को अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, तो उम्मीद है कि आपको ऐसा को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ना छोटी छोटी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टेप नंबर 1 ये है बेटा, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेकिन इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन की जाती है अंडर द, आपके पास जो है हम कहते हैं जी कि नॉर्मल कंडीशन, एवरी गैस इज नॉट बिहेविंग आइडियली, वंडर वाल उसे इक्वेशन कहा जाता है। वो बेटा एज सच हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। लिहाजा मैं आप लोगों को ना एक शॉर्ट फॉर्म में एक चीज इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, हमें उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो कोई एज सच आपने परेशान नहीं होना बेटा। ठीक है, ये बेटा हम कह रहे हैं पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम, ये फॉर आइडियल गैस हमारे पास ही होता है स्ट्रेट लाइन। और यहां पे बेटा हम लोग ना प्रेशर लिख रहे हैं जी। प्रेशर को कोई भी यूनिट हो सकता है बेटा आपके पास, कोई ऐसा हमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रेशर पास्कल भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, प्रेशर को हम किलो पास्कल में भी ले सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी ले सकते हैं। अब बेटा मैं दो बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे कोर्स में असल में ना बकायदा वो एफएससी की बुक्स या बाकियों में होता है, वैल्यू ऑफ बी होती है, उसमें वो करेक्शन इन वॉल्यूम की बात करते हैं। इसी तरीके से वो करेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करती है। हमें ए लेवल में इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे पास नॉर्मल एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, तो उस चीज को मैं समझाने के लिए एक रफ पेज, बल्कि इसी जगह पे मैं लिख देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी चीज बेटा मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। बेटा अब गौर से सुनिएगा, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है जी,
और हम ये कहते हैं जी कि लेट से ये इस कंटेनर पे ना ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। 1 मिनट में इसे थोड़ा-सा और यहाँ पे बेटा हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा। इसमें ना गैस एक्स है बेटा आपके पास। ये एक और कंटेनर है, इसमें गैस वाई है। मैंने जानबूझ के गैसेस को स्पेसिफाई नहीं किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। हमने यहाँ पे इसके ऊपर ना प्रेशर को डबल कर देते हैं। अब बेटा आप सबको पता है जब आपने प्रेशर को डबल किया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, आपके पास वॉल्यूम जो है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यानी आपने इसके ऊपर कोई वेट रख दिया, कोई चीज रख दी। और वैसे भी आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये ऑब्वियसली दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज हो गया जी, वॉल्यूम हाफ हो गया और प्रेशर डबल हो गया जी। यहां पे भी बेटा हमने ये काम किया, यहां पे भी बेटा हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। और यहां पे भी बेटा आपके पास गैस वाई के मॉलिक्यूल है। अब बेटा नॉर्मली हम कहते हैं कि जब हमने प्रेशर को डबल किया, वॉल्यूम हाफ हुआ, तो हमारे पास पीवी जो है, बेशक आप इसे लिख सकते हो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। लेकिन इन सेकंड केस, अब इस पॉइंट को काइंडली गौर से सुनिएगा, दिस गैस वाई हैज stronger intermolecular force of attraction as compared to X. Y has stronger intermolecular force of attraction than X. अच्छा, जब Y में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है और Y के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हुए, now due to force of attraction between them, they will slightly come more close to each other. उनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा और डिक्रीज हो जाएगा। आपको बात की समझ आ रही है? एक मिनट, क्या कहा है बेटा मैंने? मैंने ये कहा है कि आपने प्रेशर को ट्वाइस किया। ये बेटा रफ वर्क है हमारे पास। प्रेशर को आपने डबल किया, आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम हाफ हो गया। हम ये कहते हैं कि हमारे पास पीवी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ गई। सेम इज द केस, यहां पे भी प्रेशर को हमने डबल किया, वॉल्यूम हाफ हुआ, बट वाई हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू एक्स। तो वाई के मॉलिक्यूल ने भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन इसका वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीज हो गया। लेट से आपके पास प्रेशर था 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम था 2, आपने प्रेशर को 20 कर दिया, वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब हो गया। यहां पे प्रेशर 10 था, वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब, ये 20 हो गया, लेकिन वॉल्यूम 1 के बजाय बेटा 0.9 आ गया। तो आप अगर गौर से देखें तो यहां पे बेटा आपके पास पीवी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 20 के बजाय 18 हो गई। यहां पे ये 20 रही, ये भी बेटा 20, ये भी 20, लेकिन यहां पे वैल्यू क्या हुई बेटा? डिक्रीज होगी। अब बेटा अगर इंस्टेड ऑफ वाई there was another gas, let's say gas Z, and gas Z has stronger interaction as intermolecular force of attraction as compared to Y, तो ये वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो जाती। तो हम यहां पे ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, पीवी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अच्छा, कुछ देर के बाद फिर ये इंक्रीज भी होती है बेटा। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके, अगेन ये एज सच आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके आपके पास पार्टिकल फर्दर एक दूसरे के क्लोज नहीं हो सकते। अब वहां पे हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, द गैस कैन लिक्विफाई, गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, ना ही वो हमें डिटेल की जरूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आपके पास ये डिप होगा, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज द ओनली थिंग बेटा जो आप लोगों ने याद रखनी है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, ये मैं शेडेड कर रहा हूं, दिस शेडेड वन हम इसे कह देते हैं लेट्स से गैस वाई। ये जो दूसरा है इसे हम कह देते हैं गैस एक्स। तो रिमेंबर दिस थिंग, stronger intermolecular forces, more deviation from ideal behavior. And when we are using the term more deviation, it means we are talking about motive। यानी हमारे पास अगेन बेटा ऑब्वियसली इसके पीछे लॉजिक है। एक स्पेसिफिक लेवल के बाद ये इनका जो पीवी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल फर्दर करीब नहीं आ सकते। लेकिन हम उस चक्कर में नहीं जाना चाह रहे, वंडरवाल इक्वेशन या आपके पास करेक्शन इन द वॉल्यूम, करेक्शन इन दिस, वो हमारे चूंकि कोर्स में नहीं है, हम उसे फिलहाल नहीं कंसिडर कर रहे। हम बिल्कुल मेन पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा बेटा एक चीज और याद रखिएगा, अगर एक ही गैस हो, अच्छा पहले तो ये बताएं इसमें किसी बच्चे को है कोई कंफ्यूजन? नहीं है जी। अच्छा अब बेटा मैं यहां पे एक ही गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे लिख रहा हूं। ये बेटा पीवी, यहां पे प्रेशर, दिस इज फॉर गैस एक्स, एक ही गैस है। ये बेटा हमारे पास है आइडियल गैस, और ये बेटा आपके पास आ गया जी। लेट से इससे हम कह देते हैं T1, और इस आइडियल वाले की जगह पे मैं इसे थोड़ा सा अगर रब कर दूं, इसे बेटा मैं कह देता हूं T2। अब बेटा यहां पे ना आपने मुझे ये बताना है कि T1 एंड T2 में विच टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास T2 पे गैस आइडियली बिहेव कर रही है। T2 पे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। और हम ऑलरेडी कंडीशन में पढ़ चुके हैं कि एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर गैसेस बिहेव आइडियली। अगर हम यहां पे T1 की बात करें, तो ये बेटा आपके पास वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये डेविएट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ एट T1 intermolecular forces between gas molecules become significant, so gas deviate from ideal behavior।
T2, एक मिनट, T2 है, T1 सॉरी, T1 इज लेसर देन T2। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, क्योंकि आजकल आपको पता है चैट जीपीटी और एआई का दौर है। बाज़ औक़ात आपको एक चीज़ की समझ नहीं आती, आप उसे सर्च करते हो और वो आपको वंडर वाल इक्वेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर बता देता है। तो वो बेटा एज सच हमारे कोर्स में नहीं है, ना ही हमसे एग्जामिनर वो चीज़ पूछता है। अब मैंने आपको कहा ना, गैस लॉ डायरेक्ट हमारे कोर्स में मेंशन नहीं थे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, वो हमने देखे भी है। फिर गैस लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट थे, those laws help us to derive the ideal gas equation। तो इसलिए हमने एक एक लॉ को डिटेल में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि मेनली एमसीक्यूज में चाहिए होते हैं। कोई एक का थ्योरी का पेपर का क्वेश्चन हो तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट कि ये हमारे पास थ्योरी के पेपर का क्वेश्चन है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? नहीं है बेटा किसी भी बच्चे को? अच्छा, अब मैं दो तीन छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह 9:30 9:35 तक टेस्ट लेंगे, ठीक है? मैं इस टॉपिक की वर्कशीट भी कुछ और मुश्किल क्वेश्चंस हैं, वो बेटा मैं कल आपके साथ लाजमी डिस्कस करूंगा बिफोर स्टार्ट ऑफ यूनिट 5, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें। अब बेटा हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के केस में बेटा सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं वेपर प्रेशर। अब बेटा पहले नंबर पे वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को आपने समझना है, फिर बेटा आपके पास चीज आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला जी। ये था हमारा रफ पेज। मैं इसी रफ पेज पे आ जाता हूँ बेटा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब बेटा मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा जो आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ी होंगी, आईजीसीएसई में पढ़ी होंगी। तो कहीं पे कंफ्यूजन है तो आपने मुझे बताना है बेटा। ये बेटा हमारे पास ना एक क्लोज कंटेनर है, और इस क्लोज कंटेनर में हम लिक्विड ले लेते हैं। हम अपनी सहूलत के लिए लिक्विड लेट से वाटर को कंसिडर कर लेते हैं। इट कैन बी एनी लिक्विड बाय द वे, इट कैन बी इथेनॉल, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम कहते हैं ये हमारे पास लिक्विड है। आप सबको पता है कि लिक्विड में जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, दे चेंज इनटू वेपर्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस के ऊपर हायर काइनेटिक एनर्जी की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे चेंज इनटू वेपर। अब बेटा आफ्टर सम टाइम जब वेपर्स यहां पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे एनर्जी लूज करते हैं और ये कंडेंस होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और आप सबको पता है कि आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आपके पास रेट ऑफ एवेपोरेशन, अगर ये क्लोज कंटेनर है, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट बेटा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये आप सब ने ये सारी की सारी डिटेल
ओ लेवल IGCSE में डेफिनेटली पढ़ी हुई है। अब मेरा ख्याल है आप सबको ये याद होगी। अब बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होती है ना ही प्रोडक्ट की। अब अगर मैं इसी को यूं लिख दूं H2O लिक्विड, we use this sign reversible and H2O gaseous। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर ना तो हमारे पास वेपर्स की अमाउंट चेंज होगी, ये वेपर्स हैं, और ना ही लिक्विड की अमाउंट चेंज होगी। एम आई राइट? अब बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो वेपर्स हैं दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर, दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर। उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर exerted by vapors when rate of evaporation is at equilibrium with rate of condensation is known as vapor pressure of liquid। याद रखिएगा ये वेपर प्रेशर इस लिक्विड की वजह से है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मैं लिखूंगा भी सही बेटा, परेशान नहीं होना। अगर लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं बेटा, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं बेटा, फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो डेफिनेटली यू कैन आस्क बेटा। वेपर प्रेशर इज प्रेजेंट। एक मिनट बेटा, मैं आपका क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ सका, तो चला गया मैसेज जी। वेपर प्रेशर इन विच गैस गिव द वेपर्स इन। जी देखो बेटा आपके पास ना, देखो बेटा पहले नंबर पे प्रेशर क्यों है, क्योंकि ये जो लिक्विड है वाटर इट इज चेंजिंग इनटू वेपर्स, और वो वेपर्स कोलाइड कर रही हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ऐसी है बेटा। इक्विलिब्रियम क्यों जरूरी है बेटा? अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। डिपेंड करता है कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है या रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मीन गिवन टेम्परेचर के ऊपर ये वैल्यू फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। और ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से है? इस लिक्विड ने वेपर्स बनाए। अगर इस लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो देयर इज लेस वेपर इन दिस कंटेनर, देयर विल बी लेस वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन जी? इसलिए वेपर प्रेशर को, जी बेटा, जी बेटा बिल्कुल, हर एक लिक्विड रूम टेम्परेचर पे बेसिकली वेपर जो होता है एवेपोरेशन होता है, प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास अगर कोई भी लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे हायर है, तो डेफिनेटली उसके वेपर्स बनेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं या वीक हैं। इफ इट इज हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वेपर्स कम बनेंगे, और अगर कम है तो आपके पास ज्यादा बनेंगे। और ब्रोमीन का तो आप लोगों ने ओ लेवल में डिफ्यूजन क्या पढ़ा होगा कि ब्रोमीन का लिक्विड रखा जाता है और थोड़ी देर के बाद कंटेनर जो है वो सारा का सारा लाइट ब्राउन हो जाता है। याद है ना बेटा आप लोगों को जी? रेडिश ब्राउन बेसिकली वो वेपर्स की कंसेंट्रेशन। तो ओ लेवल से आप लोग पढ़ते हो कि ब्रोमीन में तो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वो एवेपोरेट हो जाता है बेटा। यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो ये क्या है बेटा? प्रेशर exerted by vapors at equilibrium
between evaporation and condensation at given temperature. याद रखिए टेम्परेचर वेरी करने के साथ वेरी करता है जी. इसे मैं और डिटेल में लिख, इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. यहां पे बेटा stronger intermolecular forces less vapor pressure. By increasing temperature, vapor pressure increase. कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है, मैंने कोशिश की है आपको फुल डिटेल बताने की ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बेटा. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा, अब बेटा मैं आप लोगों को एक आध चीज और बता देता हूँ जी. अब बेटा यहाँ पे ना हम एक चीज पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब बेटा जब आप टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है. एक स्टेज ऐसी होती है, मैं यहाँ पे आपको एक रफ सा बता रहा हूँ. एक स्टेज ऐसी होती है, ये जो लिक्विड है, एक मिनट में से थोड़ा सा आप लोगों के लिए दोबारा से रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये बेटा लिक्विड की सरफेस है. ये क्या है? लिक्विड की सरफेस. इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है. अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. एक स्टेज पे जो लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एरिया, इसकी वजह से वो इसके इक्वल हो जाएगा. बेशक आप कंटेनर को क्लोज करें ना करें, से कोई फर्क नहीं पड़ता. जब वो इक्वल हो जाएगा तो इस लिक्विड में बबल बनने शुरू हो जाएंगे. आप कहते हो बॉइलिंग शुरू होगी. तो बॉइलिंग को अब हम डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external atmospheric pressure. अब देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट लिंक्ड है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ. प्रेशर कुकर में, इनसाइड द प्रेशर कुकर, एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हम करते हैं, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हायर हो जाता है. और आपको पता है जो हिली एरियाज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं नथिया गली, ये इस तरह की और जो टॉप एरियाज है, वहां पे बेटा हमारे पास जो कि वेपर प्रेशर कम, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, ये टॉप पे होते हैं ये एरियाज, तो वहां पे बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. तो आपने देखा होगा जो प्लेन एरियाज हैं, जैसे हम कहते हैं सिंध के प्लेन एरियाज हैं, वहां पे बेटा हर घर में प्रेशर कुकर यूज नहीं होता. हाँ, स्पीड के लिए बिल्कुल यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली प्रेशर कुकर के बगैर भी वहां पे चीजें, लेकिन जो ये टॉप एरियाज हैं बेटा, वहां पे प्रेशर कुकर लाजमी होता है, वरना वो गोश्त वगैरह गलती नहीं है बेटा, या दालें वगैरह गलती नहीं है. तो पॉइंट क्या है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ये छोटी छोटी डेफिनेशन है और बहुत रेयरली एग्जामिनर पूछता है, बट एज दीज आर द पार्ट ऑफ कोर्स हम इसलिए लाजमी पढ़ेंगे.
टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to external atmospheric pressure is known as boiling. अब बेटा मैं एक दो चीजें आपको और बताऊंगा, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट में ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। हमारे पास ना एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। अच्छा पहले तो ये बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन है, ताकि ये मैं उसको वो कर लूं। जी बेटा, किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा जी नहीं है बेटा? चलें, गुड, शाबाश। टाइप्स ऑफ सॉलिड में कोई हम नई चीज नहीं पढ़ेंगे। हम बेसिकली टाइप ऑफ सॉलिड की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिड स्टेट। टाइप्स ऑफ सॉलिड, फॉर एग्जांपल हम यहां पे कहते हैं पहले नंबर पे आयनिक सॉलिड। अब बेटा हम आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? आयनिक कंपाउंड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा बिटवीन पार्टिकल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। अब वो जो आयनिक सॉलिड की चीजें हैं वो बेटा आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, या फिर आयनिक सॉलिड में आप सबको पता है कि हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होता है जॉइंट आयनिक लैटिस। सॉलिड स्टेट में बेटा ये बैड कंडक्टर होते हैं, मोल्टन या एक्वस में गुड होते हैं। क्योंकि ये इतनी मतलब हम चीजें पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे बेटा आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दूसरे नंबर पे बेटा हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बेसिकली सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं हैविंग वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा बेटा इसमें ना नंबर ऑफ एटम का कोई चक्कर नहीं है बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास आयोडीन I2 सॉलिड। अब आयोडीन तो 2 एटम वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन सॉलिड स्टेट में वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। S8 आपके पास आ जाता है। बाय द वे आइस इज आल्सो सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है बेटा आपके पास। अगेन इसमें कोई ऐसा नई चीज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि इसमें ये है जी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट में, बॉन्डिंग वाले यूनिट में, कि हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑल थिंग्स। इसके बाद बेटा हमारे पास रहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बाज बुक्स इन्हें एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं, यानी एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है बेटा, लेकिन हम इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल ही कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल में बेटा जो हमारे पास फोर्स होती है बिटवीन एटम्स वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। यानी हम कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है वो मेल्ट हो सकता है। वो कंपाउंड जरूरी नहीं है बेटा। डायमंड इज नॉट ए कंपाउंड, ग्रेफाइट इज नॉट ए कंपाउंड, ये डायमंड है आपके पास। हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड, एक सिलिकॉन, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं
कि 1 सिलिकॉन इज मैक्सिमम बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन इज मैक्सिमम बॉन्डेड विद 2 सिलिकॉन, तो SiO2 हम कहते हैं। फिर बेटा हमारे पास आ जाता है मेटालिक सॉलिड। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड स्टेट जो है वो व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द सॉलिड स्टेट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है। अब वो जो फोर्स है उसी फोर्स को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास वो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। मेटालिक सॉलिड में बेटा हमारे पास होता है, हम ऑलरेडी मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between metal ion and delocalized electron। अच्छा याद रखें ये मेटालिक सॉलिड भी जाइंट मेटालिक लैटिस होता है। जाइंट मेटालिक से मुराद है कि ये आपके पास एंडलेस, जितना आप बनाने चाहें यू कैन मेक इट लाइक दिस आपके पास, ये बेटा एंड सो ऑन आपके पास। अब बेटा मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज थी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी और मैंने कहा था कि आपने क्लास से पहले पढ़ना है। पहले नंबर पे यहाँ पे ना एक आध स्कोर के लिए आपसे एग्जामिनर सिरेमिक के बारे में पूछता है। सिरेमिक बेसिकली ना तो हमारे पास मेटालिक कंपाउंड है, ना ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपलेस्ट सिरेमिक हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के ऑक्साइड, स्पेशली हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मिक्स्ड विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ग्रुप 2 और ग्रुप 13, अब सॉरी 13 हम इसे कहेंगे, मिक्स्ड विद सिलिकॉन। ये यहाँ पे है बीसी मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक। सिरेमिक से रिलेटेड को बहुत ज्यादा हमसे एग्जामिनर नहीं पूछता, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं बेटा, जिसकी वजह से हम इन्हें इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नथिंग एल्स। बाकी सिर्फ और सिर्फ अगर आप पढ़ लें, मैंने इसलिए कहा था कि आप इसे पढ़ लें क्योंकि एक जर्नली आपको आइडिया हो जाता है कि सिरेमिक्स क्या होती हैं। अदरवाइज को हमें बहुत ज्यादा सिरेमिक्स की डिटेल की जरूरत नहीं है। सिरेमिक इज ए मटेरियल इज नाइदर मेटालिक or nor organic. It may be crystalline, glassy, or both crystalline and glassy. Ceramic are typically hard, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये हमें लास्ट में पता होनी चाहिए। ये सिरेमिक्स आपके पास पोटली में, डिशेस में, क्ली, ब्रिक्स, टाइल्स, ग्लास और इन चीजों में यूज होता है। आप सबको सिरेमिक का पता है बेटा जी। सिरेमिक इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज अगेन हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन सेमी कंडक्टिंग आपके पास होते हैं या आपके पास सुपर कंडक्टिंग फाइब्रिक इलेक्ट्रिक्स। ये बेसिकली सिलिकॉन के जो कंपाउंड होते हैं ये सेमी कंडक्टर होते हैं आपके पास, और इंसुलेटर। ये चीज ये जो मैंने हाईलाइट किया इसलिए सिर्फ हमें ये पता चाहिए। सिरेमिक आर आल्सो यूज्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट, आपके पास स्पार्क प्लग, फाइबर और ये वो जी इसके नॉर्मल यूजेस हैं। एक आध यूज ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको पता हो तो वेल एंड गुड। ग्रेफीन क्या चीज है? सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, आपने पढ़ा है ना बेटा, ग्रेफाइट जो होता है ये हम इस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिटवीन लेयर्स हम कहते हैं कि हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। अगर हम ग्रेफाइट की, या सॉरी मैं कोई बहुत ही ज्यादा रफ सी बना रहा हूं, इसे थोड़ा सा रोक, ये बेटा हमारे पास लेट से एक लेयर है,
ये बेटा आपके पास ग्रेफाइट की एक सेकंड लेयर है, एंड सो ऑन। अब बेटा ये इन लेयर्स के दरमियान वीक वंडरवाल फोर्सेस है। अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इस लेयर को कंसीडर करें, ओनली वन लेयर, ओनली दिस लेयर, इसको हम क्या कहेंगे? ग्राफीन। इट्स ए मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये आपके पास एक कंटिन्यूस है, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा हमारे पास है ग्राफीन इज ए सिंगल आइसोलेटेड लेयर ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट, थिन शीट्स, नॉट कंप्लीटली रिजिड बट इट इज डिसऑर्डर्ड। और ये बेटा आपके पास है जी पार्ट ऑफ द ग्राफीन शीट वेव ऑफ, ये बेटा इसमें दिया हुआ है, ग्राफीन हैज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट बट दे आर more exaggerated from, for example, graphite chemically reactive form of the carbon single sheet of graphene burned at low temperature much more reactive than the graphite। हमें इसकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली हमें थोड़ा सा अगर पता हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि ग्रेफाइट में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है, हमें लेस एनर्जी चाहिए, इट कैन कम्बस्ट इजीली। ग्रेफीन स्ट्रांग होते हैं आपके पास जी, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी जी। बाकी ऐसा हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो यू कैन राइट कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल मच मोर हीट देन ग्रेफाइट एंड स्क्वायर स्पेस है, और ग्रेफीन आपके पास 4 kg एंड ऑल अदर थिंग, दिस इज जस्ट। अच्छा, बकी बाल्स होती हैं, एक साइंटिस्ट था बकमिस्टर फ्लोरीन, ये बेटा उसने इनको डिस्कवर किया था 1985 में, रेवोल्यूशन लेके आए बेटा वो बकी बाल्स। बेसिकली बकी बाल का कंसेप्ट क्या है? हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस तरह हालो बॉल होती है, फुटबॉल समझ लें, सॉकर बॉल समझ लें, और इसके ऊपर ना पैचेस होते हैं कार्बन की, आइदर पेंटागन और हेक्सागन्स। अंदर से ये एम्प्टी है, और ये जो कार्बन है इट मे बी 60 कार्बन, इट मे बी 70 कार्बन, इवन अप टू 100 कार्बन एटम, डिफरेंट इनका नंबर हो सकता है। ये थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एंड दिस इज सिंपल मॉलिक्यूल। क्यों? बिकॉज दे हैव द फिक्स नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। बकी बॉल बैड कंडक्टर होती है, क्यों? ये बॉल और ये बॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, बकी बॉल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगेन बेटा ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि ये तो सर पढ़ते जा रहे हैं, बेसिकली बहुत रेयर इनके क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज आपने नोट किया होगा मैं आपको एक एक चीज फुल डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। हाँ, हमें थोड़ा बहुत जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि सिंपल मॉलिक्यूल इस तरह की होना चाहिए। बट मिस्टर फ्लोरीन C60 कार्बन मॉलिक्यूल, 60 एटम्स हैं आपके पास, आपके पास लाइक द force of soccer balls आपके पास in pentagon and hexagon, these are commonly known as buckyball, these are the simplest family properties of fluorine। fluorine basically एक फैमिली है जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास 70 80 90 कोई भी नंबर है, ये बोली हमें इनके साइज की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले नैनो टेक्नोलॉजी था E2 के अंदर टॉपिक, उसमें हमें फिर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती थी, बट इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ आवर ए लेवल सिलेबस, तो हमें एज सच इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी या इन चीजों की बेटा। तो ये बेटा बहरहाल नैनो साइज होता है इसका जी, ये नैनोमीटर किसने साइज दिया हुआ है जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, सॉलिड वंडरवाल फोर्सेस, ये आपको पता होना चाहिए जी। मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, लेकिन आपने इसके पॉइंट को मेमोराइज नहीं करना, एक्चुअली ये सबलाइम हो जाता है बेटा आपके पास। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हमें सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है बेटा। ये बेटा हमारे पास है नैनो ट्यूब्स, ये छोटी सी चीज है जी। नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं? ये नैनो टेक्नोलॉजी आजकल आपने नाम सुना होगा। होता यह है कि ये बेटा आपके पास बकी बाल है, हमें इसकी इतनी ही डिटेल चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। इसको बेटा आप हाफ से कट कर लें, ये आगे अंदर से तो एम्प्टी थी। अब बेटा यहां पे ना ग्राफीन की एक लेयर वो कर लें, तो ये टेस्ट ट्यूब से आपके पास बन गई, यानी ये आपके पास ये बकीबाल का था, ये मैंने ग्रीन कलर से बेटा
ये ग्रेफीन की लेयर बना ली, इससे बेटा ये चूंकि बिल्कुल नैनो साइज के पार्टिकल हैं, इसे हम कहते हैं नैनो ट्यूब। इससे ज्यादा एज सच हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इमेजिन अ सिंगल शीट्स आपके पास ऑफ द कार्बन एटम, जो कि उसने कहा ग्रेफाइट। नो, इमेजिन आपके पास रोल इनटू ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब। ये इसने रोल भी क्यों किया बेटा? अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये मैंने डिफरेंट बुक्स और वेबसाइट से लिया है, दिस इज नॉट माय ओन मटेरियल। द ट्यूब आपके पास डायमीटर इज 1 नैनोमीटर आपके पास है। इंडिविजुअल नैनोमीटर्स आपके पास स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, स्टिफ होती हैं, ये डिस्कवर्ड। हमें एज सच इसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वंडरवॉल अट्रैक्शन होती हैं। और ये बेटे इसके मतलब आपने थोड़ा सा वो पढ़ना है। इनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रेफीन की वजह से बेटा। ड्यू टू दिस रीजन ये कंडक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी। बाय चेंजिंग द नैनो ट्यूब्स आपके पास इट इज पॉसिबल कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकें। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, जो एग्जामिनर ने आज तक पूछा है कि नैनो ट्यूब किस किस चीज का, कौन सी कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म का कॉम्बिनेशन है, तो वो बेटा बकीबाल एंड हम कहते हैं ग्रेफीन। गुड कंडक्टर है। फिर हम कहते हैं ये हार्ड होती हैं, साइज इसका नैनो पार्टिकल तक होता है। इसके अलावा अगेन इससे ज्यादा हमें डिटेल नहीं जरूरत है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक।